करने के लिए। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले दो कड़वे शब्द सुन लीजिए। अनुशासन से ही शासन होता है और शासन से व्यवस्था होती है, व्यवस्था से योजनाएं बन सकती है और उन योजनाओं से आपका लाभ हो सकता है। अब आप खुद में अपने आप को आत्मसात करें, जितने मेरे भाई खड़े हैं, क्या आपके अंदर अनुशासन है? बैठ जाओ भाई। हेलो ए श्रीमान जी, अब मैं जब बोलने लगा तो मुझे लगा आपकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ये काम आपको पहले करना था। यहां से सब सामने आओ। यहाँ मुझे भी तो थारे चेहरे दिखते रहने चाहिए, कौन अच्छी तरीके सुन रहा कौन नहीं। फिर वहीं पीछे क्यों बैठना चाहते हो ये बताओ? पीछे एक साइड में क्यों निकल के बैठना चाहते हो? यहाँ सामने, यहाँ मेरे सामने। यहाँ आप लोगों को कह रहा हूं खड़े हो वहां से सारे के सारे आओ यहाँ। यहाँ जो लोग देश की तकदीर बदल सकते हैं वो टेंट से बाहर बैठने के लिए तैयार हैं, समझे? भगत सिंह जब फांसी चढ़े थे तो उम्र उनकी 23 साल थी। खुदीराम बोस जब फांसी चढ़े थे उम्र उनकी 17 साल थी। और आप लोग फिर पीछे पीछे जाना चाहते हो। यहां कौन सी मुसीबत आ रही? मैं यहाँ आओ के सारे यहाँ सारे यहाँ मेरे सामने यहाँ आओ सारे। यहां से बैठना शुरू करो, इस लाइन में बैठ जाओ, पीछे तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस देश का युवा अपने कंधों पर जिम्मेदारी नहीं संभालता ना, उस देश में हत्या, बलात्कार, गरीबी, भुखमरी तैनात रहती है। ठीक भाई, अगर आप भी बैठ जाओ ना, मैं कह रहा हूं आनंद ही आ जाएगा। अगर आप लोग भी बैठ जाएं, यहीं आ जाओ। ये टाट देखो कितना बड़ा पड़ा है, मुझे कोई श्रम नहीं इसमें बैठने में। जब तक बैठ के सुनोगे नहीं समझोगे तो क्या समझ आएगा? भाई तुम भी बैठो, सारे इनके जो खड़े मेरे भाई आ जाओ, तुम भी आओ अंदर आओ। जो कुर्सियां खाली पड़ी उन पर बिठाओ बुजुर्गों को। कोई बुजुर्ग नीचे बैठा हो तो उसको बिठाओ कुर्सी पे, ठीक है? जो कुर्सी बच जा फिर उसमें बैठो खुद। और कुर्सी ना बचे तो दिल में जगह बनाओ, यहाँ जमीन पर अच्छी जगह बना हो जाएगी। इससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं। आदमी पैदा भी इसी पे होता है और मरता भी इसी पे ही है। ये तो कुर्सी बाबा साहब अम्बेडकर की देने मिलने लगी। पहले कौन बैठा रहा था कुर्सी पे? मैं ठीक भाई। पीछे दो बड़े बुजुर्ग खड़े हुए दिख रहे हैं मुझे। एक साथी जाओ, मंच से जाओ भाई, जा भाई भाग के उन्हें पहले कुर्सी देकर उन्हें बिठाओ से सम्मान। भाई देखो दो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, भाई कुर्सी दो। कोई दो युवा साथी कुर्सी दो। जिसके गले में नीरा पड़ना वो जरूर दे। वहीं बिठाए, वहीं बिठवाओ। अरे बड़े भैया खड़े हो जाओ, बैठो। इन बुजुर्गों ने अपनी हड्डियां गड़ा गड़ा के पाल दिया। मैं सही बात है, इन्होंने पत्थर भरे, रेत भरा, मिट्टी भरी, मेहनत मजदूरी करी, तब जाके तो हम जैसे लोग आज बोलने लायक हुए। बिल्कुल सब सिस्टम से बात हो, व्यवस्था से बात हो, तभी तो आनंद आएगा बात करने में और सुनने में भी। ठीक जी। हम बदलने वाले कौन है? मैं तो बताने आया हूं कि देश बदला कैसे जा सकता है। यही काम है। गुरु रविदास जी की 2 लाइन से लाइन शुरू करूंगा। जब गुरु जी ने कह दिया कि देश को बदल दो, तो यहां एक संत हुए हैं, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, और उन्होंने अपने दोहे में 600 साल पहले ये कहा कि ऐसा देश बनाना, ऐसा परिवार बनाना जहां कोई परेशानी ना होगा। गुरु रविदास जी ने क्या कहा कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रहदास रहे प्रसन्न। ये दुआ हर राजनीतिक कार्यक्रम में, हर सामाजिक कार्यक्रम में कहा जाता है। गुरु रविदास जी की जयंती हो तो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भाई ऐसा राज स्थापित करना है, बेगमपुरा राज। लेकिन इस राज को स्थापित करना इतना ही ज्यादा मुश्किल भी है, खास तौर से इस देश के शोषित वंचित वर्ग से और यहाँ बैठी महिलाओं से। गुरु रविदास जी ये कह रहे हैं कि ऐसा राज स्थापित करना जहां कपड़े रोटी मकान की कोई परेशानी ना हो।
किसी को दुख ना हो, किसी को दर्द ना हो, मतलब बिल्कुल सब बेगम हो, ऐसा राज स्थापित करना। गुरु रविदास जी 600 साल पहले कह गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ मुसलमान को मत रखना, यहाँ दलित को मत रखना, पिछड़े को मत रखने का, हिंदू को मत रखना, सिख को मत रखना। उन्होंने किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जो मानवता है उसको बचाना और ऐसा राज स्थापित करना। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहां बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें और छोटी छोटी जो मेरी बेटी जैसी हैं, आप सबके भी यहां आने पर और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने पर आपको भी सबको झुककर नमन वंदन, जय भीम, जय भारत पेश करता हूं। यहां बैठे तमाम बुजुर्गवार जिन्होंने अपना पूरा जीवन अन्याय अत्याचार के खिलाफ लगाया, जिन्होंने अपना पूरा समय लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया, शिक्षा के लिए लगाया, यहां बैठे तमाम बुजुर्गवारों को भी जय भीम, जय भारत करता हूं। आपको भी नमन वंदन करता हूं, झुककर सलाम पेश करता हूं। यहां बैठी मेरी युवा पीढ़ी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो बातें और कह दूं। हम भीम आर्मी के लोगों में सच बोलने की बुरी आदत है। सच तो जानते हैं ना, सच होता है कड़वी दवाई की तरह, कि जैसे ही वो मुंह से निकला तो फौरन सामने वाले के तन बदन में आग लग जाएगी, किसने क्या कह दिया। जैसे दवाई जब मुंह में डालोगे तो वो कड़वी लगेगी, उसे फौरन बाहर मारोगे फेंक करके, ऐसा ही सच होता है। तो सच जिसको सुनना हो वो बैठ सकता है, और जिसको लगे कि सच नहीं सुनना है तो उसे कौन बिठा सकता है, वो घूमे फिरे बात करे, क्या फर्क पड़ता है। तो सच सुनने के लिए तैयार रहिएगा। यहां बैठे मेरे युवा साथी, जो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चाहे तो इस देश की तकदीर बदल सकते हैं, जो चाहे तो यहां होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ मानवता के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि नशे का प्रभाव इतना बढ़ गया कि आज अधिकतर 80% यहां का युवा वो नशे में लिप्त हो गया, जो ये भूल गया कि हमें करना क्या, जो ये भूल गया कि उसके पुरखों ने क्या किया। तो मैं आपको भी नमन वंदन पेश करता हूं। सम्मानित साथियों, आज भेट विधानसभा में हूं, जहां हमारे भेट विधानसभा के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, माफी चाहूंगा, विधानसभा अध्यक्ष छोटे भाई विनोद पेगवाल जी ने कहा कि भैया मैं नहीं बोलूंगा, हम तो बोलते हैं कि आप आइए, आप बात रखिए। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। यहां भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहसील अध्यक्ष भाई सन्नी गौतम जी, इन्होंने भी कहा, अच्छा, हालांकि अच्छे वक्ता हैं, पहले खूब संगठन का विरोध भी किया, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन समझ आया तो पता लगा कि नहीं, संगठन में ही ताकत है। तो फिर से दोबारा जिम्मेदारी लेकर के आकर के आपके बीच काम कर रहे हैं। और फिर ये उन्होंने भी कहा भैया मैं भी सारा समय अपना आपको देता हूं। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष भी बोलने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष बहुत पुराने हो चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे होनार भाई सचिन सरसावा जी, ये भी नवनिर्वाचित है, तो मैंने इनको कहा कि आपको भी 2 मिनट बोलना चाहिए। और तमाम यहाँ हमारी कमेटी के पुराने लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग बैठे हैं यहाँ, जिन्होंने यहाँ बहुत मजबूती से संगठन को सींचा। इन सबका भी बोलने का मन था, लेकिन सबने कहा भैया आप बोलिए। तो मैं आप सबको भी जय भीम, जय भारत और नमन वंदन आप सबको भी कर देता हूं। सम्मानित साथियों, आज के मौजूदा हालात किसी से छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात शुरू करूंगा ग्वालियर से, अपनी बात शुरू करूंगा आरएसएस के मुख्यालय से अपनी, और एक सलाह भी आज मान्य आरएसएस के मुखिया मान्य मोहन भागवत जी को दूंगा। सन 2001 में जब आरएसएस के खिलाफ एक याचिका दायर हुई, मुकदमा दर्ज हुआ कि आरएसएस के लोग आरएसएस मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लहराते हैं, तब जाकर के सन 2002 में हम सबके प्रेशर से, भारत की जनता के प्रेशर से आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगे को लहराया गया। और आज उस तिरंगा को जब 2002 में लहराया गया, आजादी के 52-53 साल के बाद, आज ग्वालियर में उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए कुछ वकील डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रखने का विरोध कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत जी से भी कहता हूं कि इनको समझाएं। वो वकील
जो मुझे नहीं लगता पढ़े लिखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, संविधान किसी और ने लिखा। तो मैं कहता हूं आरएसएस प्रमुख को कि आप उनकी ट्रेनिंग सही से कराएं। उनकी ट्रेनिंग बहुत कमजोर है। अगर उनकी ट्रेनिंग कमजोर ना होती तो इस प्रकार के सवालों का जवाब न देते। उनकी ट्रेनिंग सही कराएं और उनके दिमाग में डालें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और वो तब अध्यक्ष बने जब यहाँ के तुर्रम खां पूरे विदेश में ढूंढते फिर रहे थे कि कौन संविधान को कलम से लिखेगा, कौन संविधान की प्रस्तावना बनाएगा, कौन इसका प्रारूप तैयार करेगा। तब अंग्रेजों ने कहा, मूर्खो, तुम्हारे देश में एक आदमी ऐसा है, तुम इस देश के संविधान की बात करते हो, 10 देश का संविधान लिखने की क्षमता रखता है। तब जाकर वो आए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनो और प्रारूप समिति का निर्माण करके यहाँ के संविधान का निर्माण करो। जो कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, वो ये भी कह रहे थे ग्वालियर के कुछ वकील कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं रखने देंगे। उनको शायद अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, हम ईंट पत्थर भरने वाले लोग, हम खेती किसानी करने वाले लोग अगर मन बना लिए कि वहां प्रतिमा रखनी है तो इस देश में किसी की इतनी औकात नहीं कि वो हमें रोक दे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के लोग हैं, बाबा साहब के लोग संविधान को मानते हैं, संविधान मानते हैं और संविधान को जानते भी इसलिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया से काम कर रहे हैं। जो साथी यहां से चल सकता हो, 11 जून को ग्वालियर में एक आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए महासभा है। जिन साथी को लगता हो कि भाई उनके पास व्यवस्था हो वहां तक जाने की, तो वो चल भी जा भी सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज के मौजूदा हालात, जहां अब्दुल और सचिन दोनों भाई एक थाली में बैठकर खाना खाया करते थे, आज के मौजूदा हालात वो बदल दिए गए हैं। आज सिर्फ नाम देखा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, यह देखा जाएगा। और नाम देखने के बाद तुम्हारी हत्या तक कर दी जाएगी। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, यहां मैंने बहुत काम किया है, जितने गांव में सब गांवों में घुमा हुआ हूं मैं और चंद्रशेखर आजाद, इन सब गांवों में मीटिंग किए हुए हैं। आज मुझे एक साथी कह रहा था, भैया कम से कम 6 से 7 साल के बाद आज आए हो। हमने कहा तुमने बुलाया ही लेट है, ये तो मेरा घर है, यहाँ तो जब मर जा सकता हूँ। और मैं बताऊं अपने साथियों को कि ये वो भी क्षेत्र है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और 1947 का अड़बोंग हुआ तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और यहीं रह करके लड़ने का काम करेंगे। ये वही क्षेत्र है सहारनपुर का जहां देवबंद से एक आंदोलन चला, क्या नाम था, रेशमी रुमाल नाम का एक आंदोलन चला, जिस आंदोलन ने पूरे देश में धार दी। ये वही क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहां के उलेमाओं की तूती पूरे विश्व में बोलती है। जो लोग आज ये कहते हैं ना, जो लोग आज हमें हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं, मैं उनको बताऊं कि ये वही क्षेत्र ही हमारा सहारनपुर है। साथियों, आज सबसे बड़ी बात ये हो गई है, युवा वर्ग ने अपना दिमाग गिरवी रख दिया। वो सोच ही नहीं रहा करना क्या है, वो जान नहीं रहा करना क्या है, वो ये समझ नहीं पा रहा कि व्यवस्था कैसे बढ़ेगी। अब आप देखिए, यहां हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है ना, अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं। गौर से सुनिएगा, मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं। अमित शाह के बेटे पर बॉल फेंकनी नहीं आती, उससे अच्छा तो यहाँ नदियों में हमारा एक बच्चा खेलता घूमता है, उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब सवाल आपसे मेरा एक है कि अगर क्या व्यापारी के बेटे को कृषि मंत्री बना दिया जाए तो क्या वो खेती की जानकारी दे सकता है? क्या उसको पता है गेहूं कब होता है, उसको पता है गन्ना कब होता है, उसको पता है चावल धान कब पैदा होंगे? नहीं पता है। हाँ, अगर एक किसान के बच्चे को आप कृषि मंत्री बना दोगे तो मौसम के खराब होने से पहले वो बता देगा कि ये कीड़ा आने वाला और ये फसल में ये वाली दवाई का यूज होगा, इसके लिए ये सरकारी योजना बननी चाहिए। इस पर काम नहीं होता। जो लोग बड़े तुर्रमखां बड़े घूमते हैं, जो ये कहता है कि भारत माता की जय कहते ना देशभक्ति होती है, मैंने कहता अरे मूर्खो, सुधार करो, तुम्हारी उम्र है इस देश को बचाने की। शहीद आजम भगत सिंह को याद करो, पंडित चंद्रशेखर आजाद को याद करो, अरे अशफाकुल्लाह खां जैसे लोगों को तो याद करो जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी कुर्बानी में इस देश के लिए दे दी। आज तुम भारत माता की जय कह देने को सिर्फ देशभक्ति कहते हो। समझिए, यहाँ एक प्रधानमंत्री हुए हैं चौधरी चरण सिंह साहब,
किसान का मेरा वर्ग से आते थे, जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर मैं बता दूं जाट वर्ग से आते थे। इस देश के प्रधानमंत्री बने, षड्यंत्र करके ज्यादा दिन नहीं रहने दिया। उन्होंने एक बात कही इस देश के विषय में कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत का किसान मजदूर मजबूत ना हो जाए। एक लाइन में उन्होंने बता दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत की उन्नति के लिए हिंदू का मजबूत होना जरूरी है और मुसलमान का कमजोर होना जरूरी है, ये नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज सवर्णों का मजबूत होना जरूरी है और दलितों का मजबूर होना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा यहाँ का मजदूर किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत हो जाएगा। उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, ये जहां क्षेत्र है, अगर मैं इसका टर्नओवर निकालूं एक साल का तो कम से कम 5,000 करोड़ का रेट पत्थर यहां से उठता है, कम से कम 5,000 करोड़ का। सवाल यह है कि आपके घरों तक क्या पहुंचा, सवाल यह है कि आपके रास्ते सुधरे, सवाल यह है कि आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल खुले, सवाल यह है कि अगर एक किसी महिला को गर्भ से हो और उसको ले जाना पड़े, या तो चिलकाना जाएगा या भेंट जाएगा या फिर सहारनपुर जाएगा, इस बीच में उसकी हालत क्या होगी? वो जिंदा रहेगी नहीं रहेगी? वो बच्चा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? क्या आपके क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटल हैं? और नहीं है तो क्यों नहीं है? कहां है यहाँ के ठेकेदार जिन्होंने सदियों तक ये तांडव यहाँ रचा? 5,000 करोड़ का टर्नओवर एक साल का यहाँ के खनन का, कम से कम बता दे रहा हूं आपके क्षेत्र का 5,000 करोड़ इतने हैं कि हम सपने में भी वो नहीं सोच सकते। मैं 5 मिनट दूं तो 5 मिनट आप उनकी जीरो लगाएंगे गिनने में, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ फलाना अड़िकड़ा, इतना 5,000 करोड़ की जीरो लगाने में 5 मिनट लगेंगे। अब आप सोचिए जिनके क्षेत्रों से उनकी धरती को खोद कर ये सब चीजें लेकर जा रही हो, उस क्षेत्र के लोगों की हालत क्या है? ये सोचने का सवाल है। क्या हमारे नेता कभी ये सवाल करते हैं? किस देश में एक जैसे स्कूल हो, डीएम का बेटा एक स्कूल में, आपका ही बच्चा एक स्कूल में, किसान का बच्चा एक स्कूल में, मजदूर का बच्चा एक स्कूल में, किसी भी धर्म का बच्चा सब एक स्कूल में, कि सबके बच्चे एक सीट पर बैठ के पढ़ेंगे? कभी किसी नेता ने बात कही आकर के? और नहीं कही तो क्यों नहीं कही? देश की उन्नति तो तभी होगी जब मजदूर का बेटा पढ़ेगा अच्छे स्कूल में और डीएम का बेटा भी एक स्कूल में पढ़ेगा। दोनों बच्चे वहां पढ़कर बड़े होंगे और फिर उनकी शिक्षा उनकी दीक्षा तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा। आज स्कूल क्या है? आज बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए जिनकी फीस 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है। जिसकी जितनी हैसियत है वो उतनी वो फीस वाले स्कूल में पढ़ा लो। जैसे पीछे बेचारे पुलिस वाले बैठे हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे होंगे 3,000, 4,000, 5,000 महीने तक के स्कूल में। आप अपने बच्चों को, जिनके घर थोड़े अच्छे से हैं, वो 1,000, 2,000 के स्कूल में, और जो गरीब है वो बेचारे प्राइमरी में खिचड़ी वाले स्कूल में। लेकिन सबका लेवल एक ही है। एक बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, वो तैरना सीखेगा, गाना गाना सीखेगा, भाषण देना सीखेगा, वो इंग्लिश सीखेगा, मैथ सीखेगा, और आपका बच्चा जाएगा प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी सीखेगा। क्या आपका बच्चा मुकाबला कर पाएगा? सोचो अपने मन से कि जो लड़ाई इस देश में हिंदू मुसलमान की बना दी गई है, ये लड़ाई तरक्की और उन्नति की होनी चाहिए थी, ये लड़ाई हिस्सेदारी की होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पथभ्रमित कर दिया गया है। हमें लड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ना कोई इस देश में हमारा बिगाड़ सकता। इस देश में भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है। जिस व्यक्ति को संविधान की जानकारी है, अगर वो अकेला घर भी कहीं रहता हो और उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उस अकेले घर के साथ संविधान खड़ा होगा और न्याय दिला देने का काम कर देगा। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें जब आगे बढ़ना चाहिए था, उन्नति करनी चाहिए थी, हमें पढ़ लिख करके डीएम, एसएसपी और पीसीएस अधिकारी बनना चाहिए था, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था। आज हम बन क्या रहे हैं? गली के गुंडे, जाकर सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, दाढ़ी टोपी के नाम पर मारपीट कर रहे हैं। क्यों? किस लिए? अरे जब हम छोटे थे तो हमारे पिता के दोस्त जो मुसलमान थे वो जब आते थे हमारे उठा करके बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन आज हम उन्हीं के दुश्मन बैठे हैं। नहीं, हमें मानवता स्थापित करनी है। गलत कोई भी हो, बलात्कार करने वाला मेरा भाई क्यों ना हो या आपका बेटा क्यों ना हो, वो बलात्कारी होता है। इस बात को हमें लिखना होगा, इस बात को हमें समझना होगा। यही संविधान कहता है। अरे संविधान की लाइन तो समझो कि हम भारत के लोग, हम क्या कह रहे हैं आज? हम भारत के लोग नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम भारत के मुसलमान, हम भारत के हिंदू, हम भारत के सिख, हम भारत के बौद्ध, हम भारत के पारसी। क्या भारत अखंड भारत बन पाएगा? और नहीं बन पाएगा तो लानत है ऐसी जवानी पर जो अपने देश की व्यवस्था ना बदल सकती हो। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद का,
कि ना जाने कितने लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई। गोली खाने के बावजूद भी संसद जब पहुंचे तो संसद पहुंचने में 4 मिनट में 17 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे केंद्र सरकार से। मैंने अब तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो इतने क्वेश्चन पूछ सकता हो। और किसी जाति धर्म को लेकर नहीं पूछे, यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ पूछे कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। देखिए, हम गरीबी से उठे लोग हैं, अब यही आपके बीच से उठे हुए लोग हैं, तो भूख का असर भी जानते हैं क्या है, और इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये भी जानते हैं क्या है। लड़ना हमें ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और लड़ेगा करके आपके लिए, तो भ्रम में मत रहिए। मैं लेके चलूंगा जरा, जब यहाँ अंग्रेज आए थे। जब यहाँ अंग्रेज आए तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और व्यापार करने के नाम पर हमारे देश की, क्योंकि पहले पूरा अखंड देश नहीं था, रियासतें थी, अलग अलग रियासत थी। इन रियासतों को व्यापार के नाम पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे भारत, पाकिस्तान, ये नेपाल, ये सारा का सारा पूरा अफगानिस्तान से लेकर सब कुछ कब्जा कर लिया था। आप क्या सोच रहे हो? आज वो स्थिति नहीं है। आज भी कुछ व्यापारी आए हैं जिनका नाम अडानी अंबानी है, जो धीरे 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 करके यहाँ की जीडीपी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो धीरे धीरे करके आपके यहाँ का जो प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहा है, वो बंद इसलिए नहीं हो रहा कि वहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नहीं है, वो बंद इसलिए हो रहा है कि वो धीरे धीरे स्कूल अडानी अंबानी अडॉप्ट करेंगे। और जब वो अडॉप्ट करेंगे तो भी किसानों का जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन को भी समझना होगा। उस आंदोलन के तहत जब वो स्कूल अडॉप्ट किए जाएंगे, उस आंदोलन के तहत जो लड़ाई चल रही थी, तो सरकार ये कहेगी कि नहीं, आप अपना राशन जो है वो वहीं के वहीं बेच दो, उन स्कूलों में आपका राशन स्टोर होगा, और जब वो वहां स्टोर होगा तो जब राशन की खपत ज्यादा होगी तब उसको बेचा जाएगा। जैसे अब खरसा में गेहूं कटे, गेहूं बिके, खूब चल रहा है काम, लेकिन सर्दी तक आते आते गेहूं की खपत बढ़ जाती है, गेहूं की आवश्यकता पड़ने लगती है, तो जो स्टॉक में रखा माल है वो निकलता है, वो चाहे 10 रुपए बढ़े या 20 रुपए बढ़े। आज हम अपने घर में स्टॉक करते हैं, लेकिन फिर स्टॉक अडानी अंबानी के वेयर हाउस में होगा, आपके प्राइमरी स्कूलों में, फिर दाम वो तय करेंगे। कभी आपने सोचा है जो मसूर की दाल आप पैदा करते हैं वो आप 3 से 4 महीने लगाते हैं, 3 से 4 महीने लगाओगे, उसको बोओगे, पानी डालोगे, खेत डालोगे, ये करोगे वो करोगे, फिर उसको उखाड़ोगे, उसको पीटोगे, छेतोगे, पिछोड़ोगे, तब वो मंडी में जाएगी। क्या रेट है मसूर की दाल का? सबूत मसूर की दाल का रेट पता है किसी को? 80 रुपए। लेकिन वही मसूर की दाल जब उस पर अच्छी 20 पैसे की बिल्कुल सफेद पन्नी लग जाती है, और वही मसूर की दाल 1-1 किलो के उसमें पैकेट बन जाते हैं, और वो मसूर की दाल जो है इन बड़े बड़े जो मॉल खुले उनमें रखी जाती है, उसका रेट पता कितना हो जाता है? 180, 280, 380। सोचो, तुमने 6 महीने मेहनत की, तब उसका 80 रुपए किलो रेट मिला, लेकिन उन्होंने 10 मिनट मेहनत की और करोड़ों के मोल में रख दिया, उसका रेट फौरन दुगना तिगना हो गया। कभी सोचा ये हो क्या रहा है? ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? इसको सोचना जरूरी है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज हत्या बलात्कार होता है, कोई नहीं बोलता, सब आदमी जाति के चक्कर में लगे पड़े हैं, सब अपनी जाति के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। न्याय के लिए खड़े होने के लिए भी तैयार किसी ना किसी को होना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर न्याय के लिए लड़े तो उनके आज मूर्तियों को इतना गलत किया जाता है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। हो सकता है तुम्हारा सम्मान ना हो न्याय के लिए लड़ते हुए, लेकिन जब यहां से जाओगे दुनिया तुम्हें याद रखेगी, याद करेगी और कहेगा नहीं ये व्यक्ति था जो न्याय के लिए लड़ा। कभी लड़ना तो शुरू करो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं का, जो किसी बेटी का बलात्कार हो, किसी निर्दोष के ऊपर हाथ छोड़ा जाए, कहीं कुछ गलत हो तो सबसे पहले जाकर खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के सवाल पूछने का काम करते हैं कि तुम्हारी इतनी हैसियत कैसे हो गई, तुमने ये कर दिया, तुम्हारी कितनी हिम्मत है जो तुमने ये गलत कर दिया। तुम अगर गलत करोगे तो हम आंदोलन के माध्यम से इस देश की व्यवस्था को बदल देने का काम करेंगे, ये जाकर कहती है। मैं कहता हूं उन लोगों से भी जो अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं वो यहाँ की मौजूदा सरकार के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, मैं पूछता हूं उनसे आखिर वो देश के लिए कर क्या रहे हैं, देश के लिए कर क्या रहे हैं। इस बार कितना बड़ा अपमान पाकिस्तान के सामने हमारा हुआ, सोचिए। यहाँ के सारे उलेमा विरोध में, भारत की जनता विरोध में, हमले न्यूज चैनलों ने रात को ये कहा कि हमने लाहौर जीत लिया, हमने इस्लामाबाद पटक दिया, ये कहा। पाकिस्तान के लोग हंस के वीडियो बनाकर भेज रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का लाहौर खत्म कर दिया गया।
ये खत्म कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री सोफिया कुरैशी जो नेवी की कर्नल है, जो वहां बम गिरा कर आई, उसके विषय में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। सोचिए ना हम कैसे लोग हैं, हम आवाज भी नहीं उठा पा रहे, हम देश के विषय में भी नहीं सोच पा रहे, हम धार्मिक लड़ाई से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। समझिए, लॉजिक लगाइए। भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र देकर गए, और बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट है 26 जनवरी 1950 का, सब लोग गौर से सुनिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ के नेता हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश लग रहा हूं, मैंने आज रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब गुरबे मजदूर किसान दलित शोषित वंचित पिछड़े समाज के वोटों से जन्म लेगा, कि गरीब समाज जिस ओर खड़ा हो जाएगा उसका ही राजा बन जाएगा। तो सामने वाले नेता बाबा साहब को कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार तो दे चले हो, अधिकार तो तुमने दे दिए, लेकिन हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, लेकिन राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने किया भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही कि मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तुम उन्हें डराओगे तो डर जाएंगे। मैं जानता हूं उनके पास खाने के लिए तो जून की रोटी नहीं है, तुम उन्हें पैसे का लालच दोगे तो शायद अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए वो उस लालच में आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मेरे समाज के लोगों की समझ में ये आ गया कि लोकतंत्र बहुत बड़ी ताकत है, जिस दिन ये आ गया कि राजनीति हमारी समस्याओं का समाधान है, वो उस दिन एक झटके में इस देश की व्यवस्था को बदल कर रख देंगे और यहाँ नया निर्माण शुरू कर देंगे। यही हमें करना है कि आज चंद मुट्ठी भर लोग जो धर्म का ठीकरा हमारे सिर पे रख करके हम पर राज करने का काम कर रहे हैं, उनको तोड़ना है, और तोड़ करके यहाँ मजदूर किसान का आंदोलन को खड़ा करके इस देश में मजदूर किसानों की सरकार में, मजदूर किसान को सरकार में स्थापित करना है। यही हमें करना है। ये होगा कब? ये तब होगा तब आप अपने बीच के लोगों को उठाकर खड़ा करोगे, जो आपकी समस्याओं के लिए लड़ता हो, जो उनके समाधान की बात करता हो, जो ये कहता हो कि मेरे क्षेत्र की उन्नति होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र के गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा चाहिए। जब आप उन जैसे लोगों को उठाकर खड़ा कर दोगे, और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ मिलकर हम दोनों लोगों ने भीम आर्मी की स्थापना की, और स्थापना करके हर गरीब शोषित वंचित वर्ग के व्यक्ति को, या मैं ये कहूं जिसमें क्षमता है इस लड़ाई को लड़ने की, उसको खुली छूट देकर एक आंदोलनकारी बनाने का काम किया, एक नेता बनाने का काम किया। मैं गर्व करता हूं अपने आप पर। मैं गर्व करता हूं कि जिस पार्टी का निर्माण हम सब ने मिलकर किया, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, वो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चल रही है। वो घर घर तक झोपड़ी झोपड़ी तक जाने का काम कर रही है, और जाकर के लोगों को उनके अधिकार समझाने का काम कर रही है। वो ये बताने का काम कर रही है कि संविधान का आर्टिकल 19 आपको बोलने की आजादी देता है। वो ये बताने का काम कर रही है इस देश में शिक्षा किसी के रहमो करम पर नहीं है, संविधान का आर्टिकल 21 का आपको शिक्षा का अधिकार देता है। वो ये बताने का काम कर रही है कि संविधान के आर्टिकल 15 में जो मौलिक अधिकार है वहां सबको समानता है, स्वतंत्रता है। वो ये बताने का काम कर रही है। बस सवाल ये है कि यहाँ बैठी जमात इसको कब सीखेगी, यहाँ बैठी जमात इसको कब कहना शुरू करेगी कि हम अब सही के साथ रहेंगे, गलत के साथ नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों से, मुझे एक कांड ऐसा बता दो जहां भीम आर्मी झंडा डंडा लेकर ना पहुंची हो, जहां भाई चंद्रशेखर आजाद बड़ी मजबूती से ना पहुंचे हो। मुझे पिछड़े समाज के लोग, यहां तक कि स्वर्ण समाज के लोग भी ये बता दें कि अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ और भीम आर्मी पर सूचना पहुंची तो भीम आर्मी अपना झंडा डंडा लेकर चली गई, बिना जाति और धर्म देखे जाकर के न्याय दिलाने का काम किया। और जब ऐसा हो रहा है तो उस राजनीति के पीछे क्यों घूमते हो, जिस राजनीति का कोई ध्रुवा नहीं, कोई आधार नहीं, सिर्फ जाति और धर्म आधार है। उस राजनीति के पीछे घूमो जो आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों की भविष्य के विषय में सोचती है, जो आने वाले समय में जात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के विषय में सोचती है, जो अपने क्षेत्र के और इस देश की तरक्की के विषय में सोचती है। उस पर आधारित उस राजनीति के साथ क्यों नहीं चलते? तो मैं अपील भी करता हूं आजाद समाज पार्टी से जुड़ने का काम करें,
और अगर कोई ये कहता है, कोई किसान का बच्चा, कोई मजदूर का बच्चा ये कहता है कि भैया हम राजनीति नहीं कर सकते, तो ये विनय रतन सिंह भीम आर्मी का एक अदना सा कार्यकर्ता वादा करता है, अगर आपके बच्चे के अंदर कैपेसिटी है विधायक और एमपी बनने की, उसके अंदर क्षमता है कि वो लड़कर काम लोगों के करा सकता है, तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं और वादा करता हूं उसको विधायक एमपी बनाकर आपके क्षेत्र में उतार कर दिखाऊंगा वो बनता कैसे है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं का मतलब क्योंकि संगठन का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं अकेला नहीं, मैं का मतलब हम सब भीम आर्मी के जितने लोग हैं पूरी ताकत उसके पीछे लगा देंगे, जैसे हम सब ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे ताकत लगाई। आप जानते हैं जब चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद पार्टियों ने गठबंधन करने से मना कर दिया कि हम चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, भीम आर्मी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो जब मैंने स्टेटमेंट सुना तो मुझे खुशी हुई। खुशी किस लिए हुई? खुशी इसलिए हुई कि अब अपनी ताकत की परख करने की जरूरत है। जैसे आप आपका बेटा पैदा होता है, जब वो 20 साल का था, खूब खिला पिला कर वो करते हो, तगड़ा करते हो और कहते हो इसकी क्षमता देखने फावड़ा ले, कहते चल बेटा खेत में देखता हूँ कितनी देर तक फावड़ा चला सकता है। जो बेटा फावड़ा आधा घंटा 1 घंटा लगातार चलाता है तो आपको पता लग जाता है कहने नहीं इसमें मजबूती है, ये आगे भी मेहनत कर सकता है। उसी प्रकार से मुझे खुशी हुई कि नहीं अब कार्यकर्ताओं की परख की बारी आ गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के लोगों में कितनी क्षमता है और गर्व भी महसूस करता हूं नगीना की जनता के साथ साथ आप सब पर कि आप पर चाहे 1 रुपया था चाहे अनाज था, आप लोग पहुंचे नगीना और काम करने का काम किया। और समझिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय लोक दल हो या तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां थी, उनके सारे दिग्गज नेता एक आदमी को हराना चाहते थे जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन वो कहा किसी ने कि नेक नियत और मंजिल आसान। अगर आप सच के साथ चलते हैं, आप न्याय के साथ चलते हैं, चाहे पूरी कायनात आपके विरोध में हो, आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। और ये हुआ, वहां के दलितों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने मिलकर के भाई चंद्रशेखर आजाद को अपना एक वोट दिया और कहा कि चंद्रशेखर आजाद तुम्हें जिता कर भेजेंगे। और चंद्रशेखर आजाद भी उस मां का सपूत निकला कि जीतने के बाद भी एक दिन चुप नहीं रहा। संसद में सबसे बड़ी डिबेट उनकी, सबसे ज्यादा सवाल उनके हैं। संसद में हर रोज प्रस्तुत रहने वाले वो एकमात्र एमपी हैं कि संसद खुली वहां चंद्रशेखर आजाद प्रस्तुत रहे, एकमात्र एमपी है। सोचिए गरीब का बेटा जिताकर आपने भेजा तो कितना बड़ा बदलाव करने की कगार पर आ गया। सोचो कि अगर यहाँ बैठे 5-7 लोग और चले गए तो क्या होगा, यहाँ बैठे 10-20 लोग और पहुंच गए तो क्या होगा। सोचो कि अगर इन लोगों ने आने वाले समय में गरीब गुरबे मजदूरों ने वहां सरकार में अपना सीएम पीएम बना दिया तो आपको नहीं लगता इस देश की तकदीर बदल जाएगी, इस देश की व्यवस्था बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। तो मैं तभी तो कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण हो, अगर आप चाहते हो डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर यह देश चले, और आप ये चाहते हो कि नहीं यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता की बात हो, तो आप लोग सब मिलकर के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें और मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। गुरु रविदास जी की 2 लाइनें याद आ गई। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात, जात जात में जात है जैसे केतन के पात, रैदास से मानुष ना जुड़ सके जब तक जात ना जात। गुरु रविदास जी 600 साल पहले कह रहे हैं कि यहाँ भारत में जातियों में इतनी जातियां हैं, जातियों में जातियां हैं जैसे केले का पेड़, एक पेड़ का पत्ता उखाड़ोगे दूसरा आएगा, दूसरा उखाड़ दोगे तीसरा आ जाएगा। इंसान खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन जाति खत्म नहीं होगी। यही तो मतलब है। हमें इन जातियों से ऊपर उठकर काम करना है। और मैं तो गर्व से कहता हूं, गुरु रविदास जी के दोहे को किसी ने समझा, उस शख्स का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर था। बिल्कुल था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि जो जाति धर्म की बात करेगा वो जेल जाएगा, न्याय सबके लिए समान होगा। ये संविधान में लिख दिया और है भी। अगर हमें जानकारी हो कोई जाति धर्म के आधार पर हमारा शोषण करता हो तो उसकी जगह जेल है, वो जेल जाएगा। अब चूंकि हमें जानकारियां कम है, जानकारी हम लेना नहीं चाहते हैं, तो हमें लेनी होगी, हमें लेनी होगी। अपनी जातियों का ठीक रह तरफ धर के, धर्म का ठीक रह तरफ धर के हमें मानवता के विषय में जितनी सोचना शुरू कर दिए, तो मुझे कहता है कोई भी धार्मिक पुस्तक ये नहीं कहती कि तुम आपस में हत्याएं करो, तुम एक दूसरे का शोषण करो, ये नहीं कहती। सभी पुस्तक ये कहती है कि मानवता पर आधारित अच्छे विचारों की कल्पना करो। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अरे सोचो, एक जानवर भी जहां बैठता है वहां की जगह साफ करता है और हम इंसान हैं, ये हमें समझना होगा।
कि हम इंसान हैं, अगर गंदगी फैल रही है उस गंदगी को साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन बुजुर्गों से क्या कहूं, इन्होंने तो पूरा जीवन हमारे उत्थान के लिए लगा दिया। कहूंगा तो युवाओं से इसलिए कहूंगा कि तुम्हें ही लड़ना। अगर पुरखों का नाम बदनाम हो रहा है तो इसमें गलती किसी की नहीं, गलती हमारी है। हमें लड़ना होगा। हो सकता है कि कल जेल जाना पड़े, हो सकता है कल डंडे खाने पड़े, हो सकता है कि कल हत्या भी हो जाए, लेकिन क्या उसके दम से लड़ना छोड़ दें? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ हम जैसे लोग जो शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, किस लिए? इसलिए तो मानते हैं कि उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ी। पढ़ना शुरू करो, जब तक पढ़ोगे नहीं समझ नहीं आएगा, और जिस दिन समझ आना शुरू हो गया तो ये जो टूटी सड़कें जिनसे चलकर मैं आया हूं, अभी पीछे कौन सा गांव है वो, शेखपुरा गांव, मेन रोड से चलकर आए, एक गली अंदर जा रही थी, उस गली में कीचड़ जो है वो पूरा था, सिर्फ इतने सब एक पैर रखने की जगह बची हुई थी। जानते कितना बजट आता है? एक गांव की 100 मीटर की एक सड़क का मैं बजट बताता हूं कितना आता है। देखिए, पहला बजट होता है बीडीसी का, दूसरा बजट होता है ग्राम प्रधान का, तीसरा बजट होता है जिला पंचायत सदस्य का, चौथा बजट होता है ब्लॉक प्रमुख का, पांचवा बजट होता है विधायक का, छठा बजट होता है एमपी का, सातवां बजट होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का, आठवां बजट होता है मुख्यमंत्री का, नौवां बजट होता है प्रधानमंत्री का, और इसी के बीच में एक बजट होता है जो जिस क्षेत्र का मंत्री है। अगर आपके क्षेत्र का ये जो सड़कें हैं जो इसका मंत्री है उसका, कुल मिलाकर ये 8 से 10 100 मीटर की सड़क के बजट आते हैं। और अगर इनकी कैलकुलेशन की जाए तो उस 100 मीटर की सड़क का कई करोड़ रुपए आ चुका होगा आज तक। आप करके देखिएगा, 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, और शायद 52 से पहला चुनाव हुआ था, 52 में पहला चुनाव हुआ, और तब से बजट बनते आ रहे हैं, अभी तक बजट बन रहे हैं। कैलकुलेशन कीजिएगा कि कितना बजट आया, कितना लगा। पढ़े लिखे तो हो ना, कैलकुलेशन तो कर दोगे, जोड़ घटा गुणा भाग कर लीजिएगा, गूगल पर सारी जानकारी, तो आपको पता लगेगा 100 मीटर की सड़क का बजट कितना है। अब सवाल ये उठता है, जब उसका बजट आया हुआ है तो वो गया कहां? ये सवाल उठता नहीं उठता है? हाँ ना में जवाब दो, उठता है ना? तो जब 100 रुपए किसी के बजट के आते हैं तो 20 रुपए तो माननीय मंत्री जी को चाहिए, 25 से 30 रुपए प्रशासन को चाहिए, और फिर जो बेचारा पैसे खर्च कर कुछ करने लायक हुआ है 5-10 रुपए उसे भी चाहिए। जब 100 रुपए का किसी सड़क का बजट आएगा और सड़क लगेगी, सड़क में लगेंगे 20 रुपए, तो क्या अच्छी सड़क पर चल सकते हो? तो टूटी सड़कों पर ही चलोगे। ऐसा ही है या नहीं है? इस व्यवस्था को तो बदलना पड़ेगा ना, अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब ये व्यवस्था बदलेगी। मैं कहता हूं अपनी मातृशक्ति से भी, अगर जिंदा रह गए 10 साल अगर जिंदा रहे, वैसे तो उम्मीद नहीं है, 10 साल जिंदा रहे तो इस भारत का नक्शा ऐसे बदल कर दिखाएंगे, ऐसे बदल कर दिखाएंगे जो पुरखे चाहते थे, जो रैदास नानक कबीर चाहते थे, जो बुद्ध पेरियार ललई चाहते थे, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब काशीराम चाहते थे, ऐसा नक्शा भारत का बदल कर दिखाएंगे। और असल खून है, इसमें कोई दो राय नहीं, असल औलाद है, असल खून है। जब तक जिंदा है ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। कितने आरोप लगा ले, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन पूरे जीवन कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया, ये भी तय है। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, सबको मौका दे रहे हो, इस बार भीम आर्मी का कंधा मजबूत करो। मैं आपके घर रसगुल्ले नहीं भेज सकता, मैं आपके घर दावत नहीं भेज सकता, कुछ खाने के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन हाँ ये वादा करता हूं कि अगर तरक्की हुई तो आप गर्व करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए कुछ काम हो रहा है। उस क्षेत्र तक भी जहां साइकिलों का जाना प्रतिबंधित नहीं जा सकती, वहां तक भी स्कूल हॉस्पिटल कैसे पहुंचते हैं, इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि वहां तक कैसे उनको पहुंचाया जाएगा, ये मुझे पता है। लेकिन हाँ, मैं माननीय मोदी जी की तरह कहने लगूं कि मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, नहीं, गलत। मैं कुछ नहीं बदल सकता, बदल दोगे तो आप ही। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लोकतंत्र का अधिकार देके गए हैं। लोकतंत्र गांव में प्रधान बनता है जिसका वोट ज्यादा होता है। मान के चलो किसी को, एक व्यक्ति को 1000 वोट पड़े और एक व्यक्ति को 999 वोट पड़े, तो 1000 वोट वाला व्यक्ति जीत जाएगा। ये है लोकतंत्र। इस लोकतंत्र के तहत ताकत आपके हाथ में है, क्षमता आपके हाथ में है। आप चाहेंगे अच्छे लोग बैठेंगे, आप चाहेंगे तो बुरे लोग बैठ जाएंगे, बुरे लोग बैठ जाएंगे। ये तय आपको करना है, क्या करना है। मैं अपने युवा साथियों से कहता हूं, भाई ये आड़कस बहुत हो चुका। कोई मंत्री बीजेपी का कह देता कि हम संविधान बदल देंगे,
जो संविधान के तहत बनकर आया है, उस पर देशद्रोह नहीं लगता। हाँ, अगर आप कुछ कह दिया आपने कि भाई आपने किसी का भी नाम ले दिया देश का, तो आप पे देशद्रोह लग जाएगा। उस मंत्री पर देशद्रोह नहीं लगेगा। सोफिया कुरैशी बहन जो लड़कर आई, उसके खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने अब तक निष्कासित नहीं किया है। ऐसी तमाम पूरी लिस्ट है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझना होगा। अब आपको अपने कंधे पर बागडोर संभालनी होगी। मैं तो आज यहाँ गया, कल आ पाऊं ना आ पाऊं, लेकिन अगर आपके आपने मन में ठान लिया कि नई नई व्यवस्था बदलनी है, अब भीम आर्मी का झंडा डंडा मजबूत करना है, जो गलत करेगा उसकी जगह जेल होगी, जो सही करेगा वो अपने घर सुरक्षित रहेगा। जिस दिन आपने मन बना लिया तो ये झगड़े जो आज दाढ़ी टोपी के नाम पर, ये झगड़े जो गाय के नाम पर हो रहे हैं, अभी हुआ अलीगढ़ में, कुरैशी समाज के लोग थे, रो रो कर कह रहे थे भाई क्या करें, बिजनेस ना करें तो क्या करें। हर बार आते हैं लोग, पीट कर चले जाते हैं, वो गाय का मीट निकलता भी नहीं है, सरकार मौन रहती है। कैसे लोग हैं? क्या हम न्याय के लिए लड़ना नहीं चाहिए? कल वो लोग अगर संविधान खत्म कर दिए तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? यहां पर किसी भी धर्म का व्यक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक यहां संविधान है, समझे? संविधान ही आपकी सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो संविधानवादी लोगों के साथ, संविधान सम्मत लोगों के साथ आपका खड़े होना लाजमी है, जरूरी है, तब जाकर के यहाँ की व्यवस्था को बदला जा सकता है। वरना हमसे पहले भी बहुत सारे लोग लड़ने के लिए आए, जिनकी हत्याएं हुई और चले गए, फिर लोग खड़े हुए, फिर हत्या हुई, फिर चले गए। हो सकता है कि हम भी खड़े हैं, हत्या हो जाए, चले जाएं और आप ना सुधरें, लेकिन मैं कहता हूं ये समय है, पीक का समय है। पुणे पैक्ट की बात मैं आपको याद करा दूं। जब पुणे पैक्ट, जब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वोट का अधिकार मांग लिया तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। पुणे पैक्ट हो रहा था तो गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर की बात चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जो कहते हैं, मिस्टर गांधी 20वीं सदी अगर तुम्हारी तो 21वीं मेरे लोगों की होगी। और 21वीं सदी के 25 साल जा चुके हैं, 75 साल बाकी हैं। हमें डॉक्टर अम्बेडकर का सपना सच करना है। यहाँ हर गरीब मजदूर वर्ग के व्यक्ति को मजबूती से ये बताना है कि नहीं, उसे रोटी कपड़े मकान की कोई टेंशन नहीं हो, ये हमें बताना है। तो इसलिए 21वीं सदी चल पड़ी है, डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए खड़े हो जाओ, इसलिए खड़े नहीं होते तो अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ, इसलिए नहीं खड़े होते तो इस देश की व्यवस्था को बचाने के लिए खड़े हो जाओ, इसलिए नहीं खड़े होना चाहते तो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए खड़े हो जाओ। खड़े तो हो। आज गरीबों के मकान टूट रहे हैं, मेरे को किसी का मकान नहीं टूट रहा। गरीबों की जमीनों पर ट्रैक्टर टीलर चला रहे हैं, किसी अमीर की जमीन पर ट्रैक्टर टीलर नहीं चला पा रहे। गरीब की जमीन को कब्जा जा रहा है, किसी अमीर की जमीन को देखो कब्जा करे, कब्जा जा रहा है क्या? क्यों नहीं कब्जा जा रहा? क्योंकि गरीब सो रहे हैं, गरीब अपना अधिकार नहीं चाहते, गरीब खड़े भी नहीं होना चाहते। अरे मरने के लिए तो भीम आर्मी तैयार है, कम से कम उनका पीछे खड़े होकर कंधा तो थपथपाना शुरू करो कि तुम चलो, अगर मर जाओ कदम उठाकर फूंक देंगे या दबा देंगे, लेकिन अगला कदम तो बढ़ाओ। हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं इस काम को करने के लिए। यहाँ की आयोग कमेटी जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम, ये को क्यों नहीं, अच्छा, यहाँ की आयोग कमेटी भाई विक्रम सिंह, ओमपाल, सौरभ, राकेश, प्रदीप, रविंदर, रीगन, राहुल, अर्जुन, विशाल, कुलदीप, अमिल, मुकेश, जितेंद्र, चंद्रपाल, अनित, पिंकू, प्रदीप, उपदेश, पंकज, नीरज, संदीप, बबलू, कश्यप, रजत, अशोक, अंकपाल, खुर्शीद अंसारी, टीम एएसपी, विनोद कुमार, सन्नी गौतम, सतपाल वालियान, डॉक्टर रविंदर, डॉक्टर रजनीश, विनोद एडवोकेट, अनिल, पप्पू वाल्मीकि, मनीष, डॉक्टर मुकेश, मनीष एडवोकेट, परवेश कश्यप, उजैर, करमवीर, जाटोवाड़ा, रवि चाटकी, राकिब मलिक, डॉक्टर शीशपाल, दीपक, संजू धारीवाल, संजू भेट व समस्त टीम भेट विधानसभा। मैं पूछी इनमें से कितने लोग यहाँ काम करने आए? मैं लिख के देता हूँ 20% लोग आए होंगे काम करने। सचिन खुराना, सौर्य अम्बेडकर, राजन गौतम, शुभम सिंह, अक्षय महमूदपुर, अरुण वाटखेड़ी, लुकमान त्यागी, पंकज बोध, सौरभ नथमलपुर, विवेक देवबंद, अनिकेत सैनपुर, सोनू गुज्जर, आप सबका शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। अब लास्ट में एक बात अपने पदाधिकारी से पूछूंगा, आपके क्षेत्र में इस सड़ोली कदम ब्लॉक है ना, ये कितनी पाठशालाएं यहाँ चल रही हैं? बताओ क्यों चल रही है क्या पाठशालाएं? और अगर पाठशालाएं नहीं चल रही हैं तो आपके काम का क्या फायदा? भाई हमारे दोनों विधान तो खड़े हो जाओ, दोनों विधानसभा तो सबको शकल दिखनी चाहिए। भाई आपके क्षेत्र में पाठशालाएं क्यों नहीं चल रही है?
स्पेशल एक पाठशाला प्रभारी बनाओ एक व्यक्ति को। नहीं चल रही है ना? नहीं, अब खुलवाएंगे। देखिए जी, नहीं मैं तो बीमारी चलेगी, बीमारी पाठशाला चलेंगी। नहीं, वो तो मैंने पहले कहा कि आपके क्षेत्र से खनन 5,000 करोड़ का एक साल मुफ्ता होगा। लड़ उसे लिख के दीजिएगा, उसे करवाएंगे काम को। भाई सचिन, यहाँ मुर्दा फूक रहा है, वहां के लिए रास्ता भी